कोई हत्या हो जाती है, आप मुकदमा भी दर्ज करते हैं और अपराधी घूम रहे हैं, आप पकड़ते नहीं हैं और आप कहीं दूसरे कामों में लगे हुए हैं। एक महिला को उसके पति ने दिन दोपहर बांध करके और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया उस पे। पुलिस कर क्या रही है? जब लोग सड़कों पर आए, तब उस पर कार्रवाई हुई। पुलिस कहाँ गई थी फिर? क्या वाकई देवभूमि शांत प्रदेश, सैन्य प्रदेश, यहाँ हमें कानून व्यवस्था पे नए सिरे से विचार देखिए करना चाहिए? देखिए घटनाएँ घटित होंगी, हुँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है? हुँ, लेकिन एक ज़िम्मेदार अधिकारी के द्वारा हुँ, कि अगर वो विकलांग नहीं हुआ हुँ, और गुस्से में उँगली दिखा करके हुँ, बात हो रही है कि हम उसको दिव्यांग कर देंगे। हुँ, ये एक ज़िम्मेदार, हुँ, एक सड़क छाप आदमी तो ये बोल सकता है। हुँ, लेकिन ये एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम से निकला हुआ व्यक्ति, यूपीएससी से निकला हुआ, जो ये जो डीजीपी पुलिस महकमे का जो ज़िम्मा है। डीजीपी पीआर जो बड़ी हनक के साथ हुँ, चल रहे हैं सड़कों पर हुँ, 25-50 पुलिस वालों को साथ में लेकर के, हुँ, वो इस तरह की बयानबाज़ी करें, तो न वो कानूनन सही है, न वो व्यावहारिक दृष्टि। कम से कम जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, वो राजनीति न करें। इस काम के लिए हम हैं भाई, बहुत लोगों ने कुर्ता पाजामा पहन रखा है, उनको करने दो। तो ये बवंडर कैसे उठा कि पहाड़ की ज़मीन बिक गई है साहब, और वहाँ जो इंडस्ट्री आनी थी वो तो आई नहीं, लोगों ने ज़मीन लेकर के अपने एक तरह लैंड बैंकिंग कर लिया है। नहीं, तो लैंड बैंकिंग अगर किसी ने किया है, हुँ, तो वो तो स्वतः सरकार में निहित हो जानी चाहिए, अगर ऐसा किसी ने किया है। हो सकता है कि अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को हुँ, सही जानकारी नहीं दी होगी या आधी-अधूरी जानकारी दी होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मतदाता होता है ना, वो गुस्से किसी में आ जाता है। गुस्से में आ जाता है, रिएक्शन में आ जाता है। हुँ, तो मुझे रिएक्ट। मुझे लगता है कि मतदाताओं ने वहाँ पर निर्णय पर रिएक्शन किया है और रिएक्ट होकर मत डाला। 1, 2, 3 मंत्री पद भर जाएँ तो क्या इसमें कोई बुराई है क्या? अब देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये को, मुख्यमंत्री जी बनाते हैं, हाँ, विशेषाधिकार उनका होता है या फिर दिल्ली से मा तय होता है? ये माननीय होता क्या है? देखिए, परामर्श करके करता तो मुख्यमंत्री ही है। क्या कहेंगे पुष्कर सिंह धामी अब हम जी? तो यही चाहते हैं कि इस तरह से उन पे पुष्प होती रहे और ज़्यादा हो। उत्तराखंड में भू कानून पर बहुत बहस हो रही है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि भू कानून की कड़ी उनसे भी जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं की सरकार के समय उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने के मकसद के साथ कुछ रियायतें दी गई थी। भू कानून का जो एक्ट था उसमें कुछ नए संशोधन किए गए थे। अब पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उसके सकारात्मक नतीजे नहीं आए हैं, इसलिए अगर जरूरत होगी तो उसको भी बदला जाएगा, और उन्होंने कहा है कि अगला जब बजट सत्र आएगा तो उसमें एक तरह से नए सशक्त भू कानून को लेकर के वो आने वाले हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपका चर्चा में स्वागत है। सर, ये जो बहस चल रही है भू कानून के, आप जानते हैं गैरसैंण में एक अच्छा भीड़ का जुटान हुआ, ऋषिकेश में अच्छी भीड़ जुटी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो आपके समय में जो भू कानून में जो संशोधन किए गए थे, मकसद तो आपका था कि पहाड़ में उद्योग चढ़े, लेकिन वो सकारात्मक नतीजे नहीं आए, तो ज़रूरत होगी तो उसमें भी चेंज किए जाएंगे। इस पूरी बहस पे आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि 2017-18 में जब आपकी सरकार, आपके जहन में जो चीज़ें चल रही थी वो ज़मीन पर फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है? मकसद आपका था कि पहाड़ में निवेश जाए, नया निवेश जाए ताकि रोज़गार पैदा हो, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दिया। आप क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है कि कुछ रियायतें दी गई थी 18 में। 2017-18 में, हुँ, ताकि तो पहाड़ों में जो एक भाव है कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, उपेक्षा हो रही है पहाड़ की। और थोड़ा पीछे अगर हम जाएं तो इसी भाव के कारण उत्तराखंड राज्य का भी निर्माण हुआ था। उत्तराखंड आंदोलन चला था कि पहाड़ की उपेक्षा हो रही है, पहाड़ की ओर कोई देख नहीं रहा है। और पहाड़ों में अगर हम विकास चाहते हैं तो विकास हवा में नहीं हो सकता है। अगर हम कोई बड़े काम वहाँ पर अगर चाहते हैं ताकि वहाँ से पलायन रुके, लोगों को रोज़गार मिले, हुँ, तो कुछ तो हमको रियायत देनी पड़ेगी। ओके। और उसी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में, हुँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ रियायतें दी गई थी कि अगर कोई पर्वतीय क्षेत्रों में इन आधार पर कोई उद्योग करना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है,
तो उसके जो लैंड की जो सीलिंग थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। 12.5 एकड़ की जो थी। उसको समाप्त कर दिया गया था कि अगर वो 12.5 एकड़ से भी अधिक भूमि लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन शर्त ये थी और सख्त उस संशोधन के साथ एक सख्त हिदायत थी कि 2 वर्ष के अंदर अगर कोई उस भूमि का उपयोग जिस उद्देश्य से ली गई है उसके लिए नहीं करता या उसे इतर करता है तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। तो क्या ये वाली टर्म लागू नहीं हो पाई बीच के समय में? फिर ऐसा रहा ये क्या? देखिए, तो ये बवंडर कैसे उठा कि पहाड़ की जमीन बिक गई है साहब, और वहाँ जो इंडस्ट्री आनी थी वो तो आई नहीं, लोगों ने जमीन लेकर के अपने एक तरह लैंड बैंकिंग कर लिया है। नहीं तो लैंड बैंकिंग अगर किसी ने किया है तो वो तो स्वतः सरकार में निहित हो जानी चाहिए, अगर ऐसा किसी ने किया है तो। नहीं, वो तो अब मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसा होगा तो हम करेंगे, निहित करेंगे नहीं सरकार नहीं, में। देखिए तो स्वतः जो संशोधन है उसमें स्पष्ट है हम्म। कि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। ये शब्द उसमें बड़े स्पष्ट उस आदेश में उल्लिखित लेकिन है। एक्सटेंशन भी तो दिया जा सकता है ना। एक्सटेंशन की कोई व्यवस्था उसमें नहीं दी गई थी, एक्सटेंशन का कोई क्लॉज उसमें नहीं रखा गया। उसमें ये था कि ये स्वतः अगर उसका इस्तेमाल नहीं यानी जिस होता तो उद्देश्य से आपने लिए उद्देश्य अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जमीन कब्जा नहीं रखने दी सरकार जाएगी। में स्वतः निहित हो जाएगी। हो सकता है कि अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सही जानकारी नहीं दी होगी या आधी अधूरी जानकारी दी होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं 2018 में भी, और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री वर्तमान हैं उन्होंने भी इन्वेस्टर समिट किया। उसमें भी जो इन्वेस्टर्स के लिए भाई कई एमओयू साइन हुए कि हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहेंगे पहाड़ों में। एक अल्मोड़ा में तो कोई पंप बिजली कुछ ऐसा कुछ एक लिफ्ट पंप बिजली कुछ योजना कुछ ऐसा कुछ था कि उसको वहाँ पर बनाएंगे। तो क्या ये सारे जो एमओयू हुए हैं तो क्या हम उनको धरातल पर नहीं उतारेंगे? धरातल पर उतारेंगे तो उनको जमीन भी देनी पड़ेगी। तो उनको जमीन देनी पड़ेगी। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि राज्य के विकास के लिए और जिन आकांक्षाओं के साथ, जिन अपेक्षाओं के साथ इस राज्य का निर्माण था, इस राज्य का निर्माण हुआ था, ये पर्वतीय राज्य है। आज पूरा देश उत्तराखंड को पर्वतीय राज्य की नज़रों से देखता है। और इसका मतलब ये है कि पहाड़ों की जो अपेक्षा है, पहाड़ों में जो डिमांड हुई थी कि भाई लखनऊ से पूरे पहाड़ पर नज़र सही नहीं है, नहीं हो पड़ती पाती, है, इसलिए वहाँ से उसके राजधानी नजदीक रहेगी तो हमारे बीच रहेगी तो कानून नहीं, उसके नज़र वहाँ पर नहीं पड़ती, उसके कारण उपेक्षा होती है पहाड़ों की। तो हम उन भावनाओं को कैसे पूरा कर सकेंगे? और इसलिए सरकार जो भी अमेंडमेंट करे, देखो अमेंडमेंट करना सरकार का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब ये अमेंडमेंट हुए थे अधिसंख्य इन्हीं लोगों में से कैबिनेट मिनिस्टर थे, अधिसंख्य एक ये लोग मनोज विधायक रावत थे। तब कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने सिर्फ विरोध किया था पूरे सदन में। उस इनफैक्ट देखा जाए तो विपक्ष ने भी बहुत उस तरह विरोध नहीं किया था, एक अकेले मनोज रावत ने विरोध किया था। हाँ, मुझे अब इतना तो ध्यान मुझे नहीं है, लेकिन भाई मेरा ये मानना है और तत्कालीन सरकार यानी कैबिनेट का ये मानना था, विधानसभा का ये मानना था कि भाई ये जो सुधार किए जा रहे हैं, नहीं तो लोग विरोध करते, कोई उसमें कोई अमेंडमेंट लाते। तो मैं समझता हूँ कि राज्य के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वो करना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि ठीक है, अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि भाई पुराने किसी, चाहे वो तिवारी जी के समय में, खंडूरी जी के समय में, आपके समय में जो भी संशोधन हुए हो, जो चीज़ आई हो उसमें कमी है, उत्तरोत्तर सरकार जब हम ग्रोथ करते हैं तो कमियां दूर करते हुए चलते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है, खासतौर पर गणेश गोदियाल का मैंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि ये आपने एक सिंगल विंडो खोल के दे दी, 6 महीने बाद हम ये करेंगे। अपने अपने पद में गोपनीयता की अगर आपने शपथ ली है तो अगर आपको कोई चीज़ रोकनी थी तो आप तुरंत ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार करते कि साहब ये हम ऑर्डिनेंस ले आए और 6 महीने बाद हम उसको हाउस के अंदर ला करके विधेयक को एक्ट बना देंगे। क्या आपको लगता है यहाँ मुख्यमंत्री, क्योंकि मुझे पता चल गया ना, पवन लाल चंद को पता है कि अगर मुझे सोनाली ज़मीन लेनी तो मेरे पास मौका है मार्च के बजट सत्र तक का, तो मैं ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी जिस तरह अब की 6 महीने पहले क्या करेंगे मुझे आज क्यों बता रहे हैं? मुझे जिस तरह की अखबारों में मैंने पढ़ा है
तो मैं इस तरह की गुंजाइश है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई गलत नियत से खरीद रहा है तो वो तो प्रावधान है ऑलरेडी कि भाई आप अगर जिस उद्देश्य से आप भूमि खरीद रहे हैं, अगर उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो भूमि सरकार में निहित हो सर जाएगी। मेरी मेरी लि, ऑलरेडी वो व्यवस्था है। मेरी लिमिट अगर आ- खत्म हो रही है, मैं आपके पास आके साहब मेरा 6 महीने का एक्सटेंशन कर दो, तो आपने बैक नहीं डोर से तो मुझे मौका दे दिया, मैं आपसे एक्सटेंशन करा लाऊंगा। नहीं, जो देखिए, विपक्ष का आरोप, ये विपक्ष के आरोप की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई काम कर रहा है तो अगर माना वो 6 महीने का समय मांगता है तो उस पर लिबरली विचार करना चाहिए ओके, कि नहीं कारणों से। माना बीच में कोरोना का कालखंड आया, 2 साल खराब हो गए, खराब हो गई। और 2 साल नहीं खराब हुए, इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। हाँ, उसका असर मैं हुआ। जानता हूँ कि इतने उद्योग उसके कारण नहीं लग पाए क्योंकि लोगों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। अर्थव्यवस्था को सुधारने में समय लगता है। सही। अगर ऐसे कोई जेन्युइन कारण लगते हैं तो तो उसमें उन पे उसमें विचार उदारता करना उदारता बरतनी चाहिए। देखिए, हम क्योंकि उद्योग कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, उसका फायदा प्रदेश उस को मिलना है। उसके उसके उससे रोजगार भी मिलता है, कंज्यूमर को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो राज्य को राजस्व मिलता है। इसलिए मतलब उद्योगों के साथ, कारोबारियों के साथ, किसानों के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपने पिछले दिनों में बड़ा वोकल होकर के चीजें रखी, ऐसी घटनाएं भी हरिद्वार में उपराष्ट्रपति का टूर था 2 दिवसीय, उनके दूसरे दिन टूर के दिन वहाँ हरिद्वार में इतनी बड़ी डकैती हो जाती है, 4-5 करोड़ की डकैती बताई गई। दुष्कर्म की घटना आईएसबीटी पे देहरादून में हुई, एक रुद्रपुर में घटना हुई, नर्स के साथ दुष्कर्म, फिर हत्या हुई। उसके बाद आपने बहुत वोकल होकर के इस चीज़ को रखा कि कानून व्यवस्था पे हमको फोकस करना पड़ेगा, पुलिस को इतर कामों से हटना पड़ेगा। क्या वाकई देवभूमि शांत प्रदेश, सैन्य प्रदेश, यहाँ हमें कानून व्यवस्था पे नए सिरे से विचार देखिए करना चाहिए? देखिए चैलेंजेस देखिए हमारे देखिए सामने हैं। देखिए क्या है कि घटनाएं घटित होती हैं, वो पहले भी होती थी, अब भी हो रही हैं। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है कि हो सकता है कि इस समय ज़्यादा बढ़ गई हों, लेकिन घटना के बाद हमारा एक्शन क्या है, रिस्पॉन्स कैसा हम उसको दे रहे रेस्पॉन्स कैसा है हैं? पुलिस का, पुलिस कर क्या रही है। भाई अभी 5 दिन पहले उत्तरकाशी में दसगी पट्टी में एक घटना हुई। एक महिला को उसके पति ने दिन दोपहर बांध करके और उसकी जमकर पिटाई करी। पुलिस ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया उस पर, और जब लोग सड़कों पर आए तब उसके पति को गिरफ्तार किया गया कल। हाँ, जब ये किसको आप फोकस कर रहे थे? ये जो विषय है, पुलिस कहाँ गई थी फिर? पुलिस ने क्यों नहीं उस पर, वो आदमी कहीं गया भी नहीं, ओके, पहाड़ों से भागेगा भी कहाँ? सही भाई सीमित रास्ते है किसी को भी। जब लोग सड़कों पर आए तब उस पर कार्रवाई हुई। कल रायपुर में क्या हुआ? तो ये बात विषय ऐसे हैं कि देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि घटनाएं घटित होंगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कैसे उसका हैंडल कैसे करते हो आप फिर? उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? कोई हत्या हो जाती है, आप मुकदमा भी दर्ज करते हैं और अपराधी घूम रहे हैं, आप पकड़ते नहीं हैं, और आप कहीं दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो ये उचित नहीं है। इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा पुलिस से हम नहीं करते, कम से कम मैं नहीं करता हूँ। हमारे पास, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी पुलिस को एक सिंघम काइंड ऑफ कार्यकारी डीजीपी हमें मिले हुए हैं। वो कहते हैं कि कितना वो मतलब कितना कितना वो बुरा बयान था। कोई दिव्यांग 40% है कि 20% है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग कहा, एक सम्मान देने की कोशिश की, समाज की मुख्य धारा में हमें उनको लेना, और उनके लिए हम कहते हैं कि वो विकलांग थे नहीं, चल करके आए थे, लेकिन उनको दिव्यांग जरूर बना देंगे अगर ऐसी हरकत करेंगे। ऐसा है, देखिए, दिव्यांगता कुछ भी हो सकता है। कार्यवाहक दिव्यांगता डीजीपी आँख की भी हो सकती है, सही है। हाथ की भी हो सकती है, हाँ। कहीं और भी हो सकता है। 40% दिव्यांग चल नहीं सकता, तो ये तो ऐसा कहीं नहीं है। फिर जिन्होंने उसको सर्टिफिकेट दिया है दिव्यांगता का, उनसे पूछो ना। हाँ, गलत है तो वो है लोग। उनसे पूछो कि भाई आपने इसको 40% दिव्यांगता का ये चल के कैसे रहा है ये? चलिए, फिर भी मैं मानता हूँ कि माना उसके पास गलत भी था, सही है, गलत भी हो, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा कि अगर वो विकलांग नहीं हुआ और गुस्से में उंगली दिखा करके बात हो रही है कि हम उसको दिव्यांग कर देंगे, ये एक जिम्मेदार, एक सड़क छाप आदमी तो ये बोल सकता है, लेकिन ये एक
ऑल इंडिया एग्जाम से निकला हुआ व्यक्ति, यूपीएससी से निकला हुआ जो व्यक्ति, कार्यकारी डीजीपी जो हैं, जो जो डीजीपी पुलिस महकमे का जो जिम्मा है। डीजीपी पीआर जो बड़ी हनक के साथ हम्म, चल रहे हैं सड़कों पर, हम्म, 25-50 पुलिस वालों को साथ में लेकर के, हम्म। वो इस तरह की बयानबाजी करें तो न वो कानूनन सही है, न वो व्यवहारिक दृष्टि से उसको बिल्कुल भी उचित कहा जाता है। ये इलीगल है किसी के बारे में इस तरह से कहना। हम्म। लेकिन आपने जिस तरह से पिछले दिनों रुड़की में, हरिद्वार में भी आपने कहा था कि भाई डीजीपी को जब उनका एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ बयान आया था, जब आपके और हरीश रावत जी के बयान आए थे कि भाई थोड़ा सा हमको देखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के विचार थे, एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ बयान था जिस पर आपने कहा कि डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। लेकिन अब तो खबर ये आ रही है कि वो यूपीएससी से उनका तो वो दायरा भी महदूद हो गया है, अब तो वो तो उस रेस से बाहर हो गए हैं, डीपीसी से उनको अब बाहर खैर कर दिया चलिए, गया है। ये तो यूपीएससी ने जो कुछ किया है वो तो नियम कायदों से चलने वाली संस्था है, उन्होंने जो कुछ भी किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए एक आचार संहिता है, एक आचरण संहिता है, सही है। उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। कम से कम जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। वो राजनीति न करें। इस काम के लिए हमें भाई, बहुत लोगों ने कुर्ता पाजामा पहन रखा है, उनको करने दो, तुम क्यों कर रहे हो इस काम को? लेकिन जिस तरह से अभी स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, रावत जी, आपने अपने समय में जब मुख्यमंत्री थे तो गामा साहब को यहाँ पे आपने मेयर भी बनवाया, लेकिन अब आपके सामने चैलेंज ज़्यादा, अब हरिद्वार के सांसद हैं, हरिद्वार के मेयर भी आपको देखना है, ऋषिकेश का भी देखना है। क्या इस तरह की तैयारी बीजेपी के भीतर चल देखिए रही है या देख अभी इसमें समय है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम जो भी चयन करते हैं उसके लिए एक फोरम है, उसमें एक मेंबर सांसद भी होता है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। तो सब मिल बैठ करके अच्छे लोगों का चयन करेंगे और पूरा संगठन उसके लगेगा, तो निश्चित रूप से हम उस पर विजय पाएंगे। क्योंकि पिछली बार हम रुड़की में भी हम नहीं जिता पाए थे, हरिद्वार में, और सॉरी कोटद्वार में, हरिद्वार में भी हम नहीं कोटद्वार में, जिता पाए हरिद्वार थे, कोटद्वार में। कोटद्वार में भी ऐसे ही हुआ था। तो जो कमियां पिछली बार रह गई उनका अनुभव लेकर के, और आज हम अच्छे लोगों को अगर टिकट देंगे तो हम जरूर जीतेंगे। लेकिन जीता तो आप लोग मंगलौर भी नहीं पाए, बद्रीनाथ भी नहीं जीता पाए, कहाँ लोकसभा चुनाव इतना प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिला, अब और उससे देखिए, कुछ समय बाद चुनाव हुआ, उसमें मंगलौर में भी वो आपकी सीट में आती थी और बद्रीनाथ बलूनी जी की सीट में आती थी, वहाँ दोनों जगह खैर बीजेपी हार मंगलौर गई। में हमने बहुत अच्छा गेम किया। हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 30-31 हज़ार वोट लेकर आ गए तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर रह गया। अगर हम 30 की बजाय, अगर 31 की बजाय अगर हम 32 का टारगेट लेके चलते तो हम जीत गए होते। यद्यपि वहाँ की जो डेमोग्राफी वो बीजेपी को सूट नहीं करती, इसलिए अब तक बीजेपी वहाँ और कभी वहाँ चुनाव कभी जीत भी नहीं बीजेपी पाई थी। जीती भी नहीं, और आज तक का सर्वाधिक वोट इस बार इस मिले थे। बार हमको वहाँ पर मिला है। और देखा जाए बद्रीनाथ में भी भाजपा चुनाव हारी गई थी, जो आम चुनाव नहीं, हुआ था। उससे बड़े अंतर से हारे। हाँ, तो बड़े अंतर से हारे। आपने कांग्रेस से राजेंद्र भंडारी को लाया, इतना हैवी वेट को लेके आए, लेकिन हाँ, लखपत बुटोला लाइट वेट ने हरा दिया उनको। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मतदाता होता है ना, वो गुस्से किसी में आ जाता है। गुस्से में आ जाता है, रिएक्शन में आ जाता है, हम्म, और उसको लगता है कि भाई ये क्या हो गया, हम्म। उसको वो अनुकूल नहीं लगता तो वो रिएक्ट करता है। तो मुझे रिएक्ट। मुझे लगता है कि मतदाताओं ने वहाँ पर निर्णय पर रिएक्शन किया है और रिएक्ट होकर मत डाला है। नहीं, लेकिन देखिए, ये कल की घटना है, आखिरी हरियाणा में कैंपेन के लास्ट डे 2 मीटिंग्स, अशोक तंवर है वो बीजेपी के अटेंड करते हैं, जींद में, नलवा में, 2 बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं 2 जगह पे, और तीसरी मीटिंग में वो राहुल गांधी के मंच पे कांग्रेस में चले जाते हैं। अभी जनवरी में वो आए थे, बीजेपी उनको सीधा लोकसभा चुनाव लड़ा दिया था। क्या आपको लगता है, उत्तराखंड में हमने इस तरह बहुत सारे लोगों को शामिल कराया, ये दल बदल करके आने वाला आदमी की वो निष्ठा तो देख नहीं रहती जो परंपरागत आपकी निष्ठा रहेगी, आपका कार्यकर्ता जो 20 साल से जुड़ा हुआ है, 25 साल से जुड़ा हुआ है? क्या आपको लगता है कहीं पर भी एक समय, एक लिमिट होनी चाहिए देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में? बिल्कुल देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ज्वाइन करते समय या कराते समय इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे परिणाम भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। और पर एक आध अगर ऐसा हो जाता है तो उस पर ज़्यादा शोर हो जाता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई तंवर की तरह निकले। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे हैं। आज
उनको देखते हैं हम तो अच्छा भी लगता है कि देखो यार इन्होंने इतनी जल्दी पार्टी की कल्चर को पकड़ लिया, पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नहीं, लेकिन तो तो जो निकाय चुनाव में उत्तराखंड में इन लोगों को टिकटें नहीं मिलेंगी, स्पेस नहीं मिलेगा, तो सब अशोक तंवर बनने में क्या देर लगेगी सबको? देखिए या आपके यहाँ बैठ राजनीति के दरी बिछाने के लिए रा, थोड़े रा, आए हैं वो रा, आपके यहाँ? राजनीति में जो लोग हैं तो कई बार लीडर होते हैं जो अति ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार अपवाद होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपवाद अगर है तो उसको अपवाद के रूप में ही देखना चाहिए। ओके, आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपको पूरा अनुभव है, लगातार कई बार हम जब बैठते हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी, बीजेपी के भीतर भी और बाकी जगह भी, पत्रकारों में भी चर्चा होती है, आम समाज में भी, आपके प्रदेश की सरकार है, 4 मंत्री पद खाली हैं, 1/3 सरकार रिक्त है। क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा-सा अब सब बड़े चुनाव से हम फ्री भी हो गए, यूँ तो फिर अब निकाय चुनाव लड़ेंगे, फिर आप केदारनाथ भी लड़ लेंगे, फिर आप विधानसभा की तैयारी कर लेंगे। 1, 2, 3 मंत्री पद भर जाएँ तो क्या इसमें कोई बुराई है क्या? अब देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये को मुख्यमंत्री जी बनाते हैं, हाँ, विशेषाधिकार उनका होता है या फिर दिल्ली से मा तय होता है? ये माननीय होता क्या है? देखिए परामर्श करके करता तो मुख्यमंत्री ही है। मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है और इसलिए तो मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ सवाल है। मुख्यमंत्री आपको 24 घंटे उपलब्ध हैं, उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा अच्छा, आपको। मुख्यमंत्री की आपने बात की, मुख्यमंत्री जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, वो जहाँ भी जा रहे हैं उन पे फूल भी बरसाए हाँ, जाते हैं, क्रेन वगैरह लगा के, जेसीबी लगा के, हरियाणा में भी वो तस्वीरें आई। क्या कहेंगे, पुष्कर सिंह धामी तो हम जी तो यही चाहते हैं कि इस तरह से उन पर पुष्प होती रहे और ज़्यादा हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के आपने सुना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भू कानून पर जो पूरा जो बवंडर मचा हुआ है, कहीं न कहीं उनको जो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, ये सफाई दी है कि देखिए उस वक्त मकसद था कि पहाड़ पर निवेश चढ़े, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि एक राइडर भी उस संशोधन के साथ ये लगाया गया था कि अगर एक तय मियाद के दौरान अगर आप वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो ज़मीन स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा जब नया एक्ट लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं, तो कितना पुराने जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में जो संशोधन किए गए, जो बदलाव किए गए थे, उनको कंटिन्यू करते हैं, क्या-क्या उसमें चेंज लेकर के आते हैं। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।